Yes, hello everyone. Welcome to Mahindra Law Academy. Today we have with us Advocate Sameer Bansal. He is one of our students who has recently got selected in CBI Public Prosecutor conducted by the UPSC. So many congratulations to you, Mr. Sameer, and to you and to your family. How are you feeling? Thank you, sir. Sir, I'm literally feeling overwhelmed and I'm very good, sir. Okay, so let me introduce you to my viewers. This is Advocate Sameer Bansal, जिन्होंने अपना लॉ 2015 से 2018 इन दिल्ली यूनिवर्सिटी में करा और उसके बाद ही got enrolled himself in Bar Council of Delhi and start practicing in Delhi. However, while practicing, he was more into civil services. तो यही आपने करा 2018 के बाद आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी करी. Yes, sir. उसके बाद आपने कई बार अपने अटेम्प्ट्स दिए एंड ही हैज आल्सो क्लियर्ड द प्रीलिम्स एंड देन अपीयर्ड फॉर द मेंस एंड ही वाज वेरी कंसिस्टेंट विद हिज प्रिपरेशन. Yes, sir. From 2018 till 2023, if I'm able to recollect it rightly, sir, मैं सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देता रहा था और कई बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाता, मेंस तक पहुंचता, मेंस क्लियर नहीं हो पाता, तो इस तरह से ही जर्नी चलती रही. और उसके बाद 23 में जब मेरे सारे अटैम्प्ट खत्म हो गए, 6 अटैम्प्ट खत्म हुए, देन आई शिफ्टेड फॉर दिस जुडिशरी एंड ऑल दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि मेरा ऑप्शन लॉ ही था, सर. तो आपने 2018 से 2023 तक यू हैव गिवन ऑल दीज इयर्स टू योर सिविल सर्विसेज. राइट, सर. एंड देन व्हाट मेड यू टू गो टुवर्ड्स जुडिशरी? व्हाई नॉट यू हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग? सर, इट्स नॉट लाइक कि मैं बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा था. आई हैड बीन प्रैक्टिसिंग बट दैट वाज क्वाइट ऑन एंड ऑफ. केसेस थे कोई, सिंस आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर, तो कोई इतने ज़्यादा केसेस नहीं थे. इस कारणवश मैं अपना सिविल सर्विसेज, जो कि मेरा एक तकरीबन बचपन से जो सबने सपना देखा होता है, पिताजी ने बताया था, मुझे भी अच्छा लगता था, फिर थोड़ा सा सोशल मीडिया पे भी देख के, तो आई वांटेड टू गो फॉर इट. बट हाउएवर अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट मेक इट, सर. फिर जब कुछ मुझे फिर लगा कि सबसे बेस्ट ऑप्शन जो अवेलेबल है वो मेरी डिग्री है जो मैंने लॉ कर रखी है, और उसके बाद आई शिफ्टेड फॉर द जुडिशरी. ओके, तो आपने जुडिशरी का एग्जाम दिया. कौन से आपने एग्जाम्स दिए जुडिशरी में? सर, मैंने 2023 में मैंने दिल्ली जुडिशल सर्विस दिया था एंड in 2023 only, that was my first attempt of the judiciary, and with the God's blessings I was able to clear it in the first attempt, the prelims only. Okay, then you appeared in the mains. Yes, sir. Okay, great. Okay. And however, see, the destiny is you always wanted to go for the UPSC, and now the UPSC has called you, but not as a IAS officer, but as a public prosecutor, which are, again, I would say it is a grade A post, right? It is also a gazetted officer. So, how are you feeling? Sir, I'm literally feeling overwhelmed, और ऐसा लग रहा है life has come to a full circle. I earlier wanted to go for the UPSC, the CSC, that is Civil Service Examination, but now the goalpost didn't change, that is the UPSC was there, however the playground changed. अब Civil Service नहीं, अब CBI है, sir. अच्छा, तो आपकी फीलिंग कैसी रही जब आपने अपना नाम देखा उधर? आपके साथ आपके परिवार वाले थे, तो थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि मेरे को लगता है सारे जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं सब यही चाहते हैं कि एक बार वो अपना नाम देखे और उनके साथ उनका परिवार खड़ा हो. तो आपका कैसा मोमेंट था वो? सर, मेरे परिवार ने, मेरे पिताजी, भाई, भाभी, मेरा नेफ्यू, सब ने मुझे थ्रू आउट द थिन एंड थिक मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है, और ये उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि मैं 6 और 1 जुडिशरी में 7 बार फेल होने के बाद, या फिर टू पुट इट इन अनदर वे, 7 बार क्वालिफाई ना होने के बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, और उसमें उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है. अगर उनका योगदान नहीं होता तो ये संभव नहीं हो पाता, सर. तो अगर मैं कहूँ कि फेलियर इतने आने के बाद भी व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड वाज योर फैमिली? एब्सोल्युटली, सर. मोर स्पेसिफिकली, जैसे घर में हर एक इंसान का कोई अलग अलग रोल होता है, उसमें जो मोटिवेटिंग फैक्टर है मेरे पूरे परिवार का, वो मेरे पिताजी हैं. तो माय पिताजी इज अ ग्रेट enthusiast, and he is a very good person who can motivate me, or not only me but to the others also, sir. अच्छा, तो एक और चीज़, जैसे आपने 2023 तक आपने अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी करी, उसके बाद यू हैव केम टू अस, तो व्हाट वाज योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन बिफोर ज्वाइनिंग आवर अकेडमी? Sir, the reality is
व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज आई वाज हैविंग लॉ एज माय ऑप्शनल। तो मेरा लॉ ऑप्शनल हुआ करता था सिविल सर्विस के दौरान। तो मुझे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग केवल सब्सटेंशिएटिव लॉ की थी, क्योंकि उसमें केवल आपका सब्सटेंशिएटिव लॉ होता है, प्रोसीजर नहीं पूछा जाता सिविल सर्विस में। तो जैसे आप ले लीजिए आपका क्रिमिनल मैनुअल, या फिर आपका जैसे सीआरपीसी हो गया, एविडेंस क्रिमिनल मैनुअल में आ जाता है, तो ये सब नहीं बेसिकली पूछा जाता था। जनरली आपकी आईपीसी और कॉन्स्टिट्यूशन जो मेजरली पूछा जाता था। तो जब मैंने सिविल सर्विस की तैयारी, मेरे जब एग्जॉस्ट हो गए थे अटेम्प्ट, और उसके बाद व्हेन आई केम टू द योर सेल्फ सर, तो मैं आई वॉज वेरी बैड ऑन द प्रोसीजरल पार्ट, ऑल्दो आई हैड बीन प्रैक्टिसिंग ऑन एंड ऑफ, लेकिन वो मज़ा नहीं था सर, वो स्लीकनेस नहीं थी, वो कॉन्फिडेंस नहीं था प्रैक्टिस करने में। तो जब मैं आपके पास आया, आपने मुझे सीआरपीसी जो कि पीएनएसएस है, तो आपने जब मुझे सिखाई, वो पढ़ाई, एविडेंस किस तरह से यूज़ होता है, कोरोबोरेटिव एविडेंस का, सर्कमस्टेंशियल, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये सारी चीज़ें, जो डॉक्यूमेंट किस प्रकार के होते हैं, कितनी चीज़ों के होते हैं, जब आपने मुझे सारी चीज़ें बताई, तब जब मैं रियल टाइम कोर्ट प्रैक्टिस में जाता था, तब मैं आई वॉज एबल टू कनेक्टेड विद द रियल हैपनिंग्स दैट वर टेकिंग प्लेस इन द कोर्ट। सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू से इज कि आपको ब्रॉड नॉलेज था एज यू वर प्रैक्टिसिंग, बट व्हाट वाज द लीगल इंट्रिकेसीज इन दीज सीआरपीसी एविडेंस, वो आपको थोड़ा क्लासेस लेने के बाद समझ में आया? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं था सर। मेरी अंडरस्टैंडिंग तो मतलब बहुत कम थी सर। वो बस जैसे होता है ना कि आपने इधर से पूछ लिया, उधर से पूछ लिया, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग तो सर कुछ है ही नहीं, तो आप पूछ पाछ के काम किया करते थे। तो मैं भी कुछ इसी प्रकार से कर रहा था। तो जब मैं आपके पास आया, मैंने सीखा, तब मुझे समझ में आया कि कोई चीज़ क्यों आती है, क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या पूछना चाहिए, क्या नहीं, ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें जो एस्पेक्ट होता है, रिफ्रेशिंग मेमोरी कब होती है, तो वो मैं कनेक्ट करने लगा सर। तो तब से ही मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अप हुआ सर। अच्छा, तो चलिए मैं डायरेक्ट पूछता हूँ आपसे, आपकी जो सीबीआई पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो एग्ज़ाम था, उसकी अप्रोच क्या थी आपकी? सर जिस दिन, इफ़ आई एम एबल टू रिकलेक्ट इट प्रॉपरली, ये 11 नवंबर को नोटिफाई हुआ था कि आपका एग्जैक्टली 2 महीने बाद एग्ज़ाम होगा। तो अगर इफ़ आई एम एबल टू रिकलेक्ट, शायद 10 या 11 नवंबर का था। तो स्टार्टिंग के 3-4 दिन तो मतलब आई वॉज नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट कि मैं उसके लिए तैयारी करूँ, क्योंकि केवल 2 महीने का समय दिया था। 11 जनवरी को एग्ज़ाम था सर। उसके बाद आपको याद होगा सर, आपने ही मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया था उसमें कि समीर, व्हाट यू डूइंग, गेट अप एंड पुट योर शूज़ बैक और पढ़ना शुरू कर। और उसके साथ मेरे एक और मित्र हैं मिस्टर सलिल शेखर, जिन्होंने भी इंटरव्यू दिया था। तो आप दोनों की मेहनत की वजह से मैंने थोड़ा सा पुश मारा, और उसके बाद मेरे पिताजी और मेरी फैमिली तो है ही सर। अच्छा, तो which were the most important subjects which you think that these are the subjects without which आपके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते in this CBI public prosecutor exam? सर विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग, आई वुड लाइक टू से कि जब मैं पढ़ने बैठा, जब डेट आई, तो आई हैड दिस थिंग इन माय माइंड दैट देयर वर 11 एक्ट्स, इफ आई एम एबल टू रिकलेक्ट इट प्रॉपर्ली। 11 एक्ट आए थे जो हमसे पूछे थे, और आई वाज हैविंग 60 डेज ऑफ टाइम। तो सबसे पहले तो सर, लाइक देयर इज अ सेइंग, इफ आई एम गिवन द 6 hours to cut a tree, I'll invest first 5 in sharpening my blade। तो तकरीबन मैंने ऑल तो 5 घंटे नहीं, कम से कम, लेकिन हाँ, मैंने 5-7 घंटे की स्ट्रैटेजी बना के मैंने ये कोशिश करी थी कि कौन सा सब्जेक्ट कितना बड़ा है। जैसे अगर आप देखें, पीएमएल में 50-60-70 सेक्शन है, और उसके बाद आपका डीपीएससी में केवल 6 सेक्शन है, सीआरपीसी में आपके 500 प्लस सेक्शन है। तो इस हिसाब से मैंने देखा कि कौन कितना बड़ा सब्जेक्ट है, और उसके बाद मैंने उसको एक स्टिमुलेटेड टाइम पीरियड में करने की कोशिश करी। मैंने अपना शेड्यूल बनाया, और मैं अप्रॉक्सीमेटली हर रोज अपना 90% टारगेट पूरा करता था सर। सो दैट वाज दैट। तो आपने प्रायोरिटी मेजर सब्जेक्ट्स को दी, जैसे कि बीएनएसएस, आपका बीएनएस एंड ऑल दीज क्रिमिनल लॉज, है ना? ओके, ठीक है सर। इसमें एक चीज़ और है, मैंने प्रायोरिटी केवल क्रिमिनल लॉस को नहीं, मैंने इक्वली प्रायोरिटी देने का प्रयास किया था। क्रिमिनल लॉ पे ज़्यादा फोकस करता था, नो डाउट, क्योंकि मेजर चंक उनसे आता है, और आपको प्रैक्टिस में भी ज़रूरत पड़ती है जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और लेकिन इसके अलावा मैंने सारे जो छोटे सब्जेक्ट भी थे, इन्वायरमेंट वगैरह जैसे हो जाते हैं, तो मैंने इनको भी शिद्दत के साथ ही पढ़ता है। ठीक है, वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट द केस लॉस? हाउ डिड यू प्रिपेयर द केस लॉस? सर इसमें 2 तरीके थे। एक तो मैंने जो जितने भी आपके तकरीबन 2000, मेरे पे एक किताब थी, फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट किताब, उसमें 2010 से या 15 के बाद से उसमें ना जितने भी PYQs थे 200 के,
तो व्हेन आई सॉल्व दोस PYQs, उसमें जितने भी केस लॉज आए थे, मेंशन्ड हुए थे, नॉट स्पेसिफिकली द केस लॉज, जो जैसे मान लीजिए कोई उन्होंने क्वेश्चन पूछा, उसका पर्टिकुलर केस लॉ आंसर था, उसके अलावा 3 और भी ऑप्शन में आंसर्स थे जो कि इनकरेक्ट था ऑब्वियसली। तो मैंने वो 3 और जो करेक्ट वाला है, इस तरह से मैंने जितने भी सारे केस लॉ मेंशन हुए थे PYQs में, आई हैड मेमोराइज्ड ऑल दोस। और उसके अलावा सर, एज आपको मालूम ही होगा, मैं आपके पास ही आया था लास्ट में, जब मुझ पर मैंने वो पढ़ चुका था, तो मैंने आपसे ही पूछा था कि करंट अफेयर के लिए मैं क्या करूं। तब आपने मुझे एक PDF प्रोवाइड करी थी, तो वो तो आपको जाता है उसके सर 1-2 क्वेश्चन लग रहे थे। यस आई रिमेम्बर। आप एग्जाम से ठीक 2 या 3 दिन पहले आप आए थे, एंड यू वर सेइंग कि सर केस लॉस कैसे करेंगे, केस लॉस कैसे करेंगे। तो यस, आई हैव प्रिपेयर्ड दैट लिस्ट, एंड वो मैंने दिया, और उसमें शायद एक सत्येंद्र कुमार अंटिल की एक जजमेंट आई थी, और 1-2 और आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, शायद कंपनी लॉ का एक और केस लॉ आया था। यस, ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज़ कि आपको लगता है बेरक पढ़ने से बेरक इज सफिशिएंट, या बेरक के अलावा कुछ और भी बच्चों को करना चाहिए, क्योंकि सिंस यू हैव गॉट गुड रैंक एंड यू हैव बीन प्रिपेयरिंग वेरी रिलेंटलेसली, तो आपको क्या लगता है कि बेरक इज सफिशिएंट, या फिर बेरक के अलावा भी और बच्चों को पढ़ना चाहिए? सर, व्हाट डू आई फेल्ट लाइक, मुझे एक मेरे मित्र हैं मिस्टर वासुदेव विश्वकर्मन, ही इज राइट नाउ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द DPCC, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल सेंटर। उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी थी जब मैं पहली बार अपने जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए बैठा था, कि समीर, अगर तुझे PhD करनी है तो तू सारी किताब वगैरह पढ़ जा, ठीक है, लेकिन अगर तुझे पेपर क्लियर करना है, सो यू हैव टू बी वेरी पिन पॉइंटेड। और ये बात आपने कोरोबोरेट कर दी थी जब मैं आपके पास आया था। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि बेरट आर द साइन क्वा नॉन, और दिस इज द गीता। अगर आपने गीता नहीं पढ़ रखी, अगर आपने बेसिक रिलीजियस टेक्स्ट नहीं पढ़ रखा, तो मुझे परहैप्स, मैं पर्सन गलत भी हो सकता हूँ, अपना ओपिनियन हो सकता है, यू कैन नॉट लिव अ वेरी फुलफिलिंग सेटिस्फाइंग लाइफ, भले कोई भी रिलीजन के हो। तो आपको अपने जो आपको बेसिक अच्छा लगता है वो पढ़ना चाहिए, जैसे रिलीजन। उसी प्रकार बेरट ऐसी चीज़ है, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा, तो आई पर्सनली डोंट फील लाइक दैट यू विल एवर बी एबल टू क्लियर द एग्जाम्स। ओके, अच्छा, एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है सभी का, मैं जब भी कोई मेरे से स्टूडेंट पूछता है कि सर इनका क्लियर हो गया, एक बार इनसे पूछ लो कि ये प्रिपरेशन जब करते थे, तो हाउ मेनी आवर्स ही विल बी इन्वेस्टिंग इन अ डे फॉर स्टडिंग, तो आप कितने घंटे पढ़ते थे? एंड बी ऑनेस्ट। सर, जैसे कि मैंने बताया कि मैं 11 को जब डेट आई थी, मैंने अगले 3-4 दिन तक तो मैं अपने केसेस में लगा हुआ था, और मैं थोड़ा बहुत इधर उधर का काम। अच्छा, सॉरी, मैं ये बताना भूल गया, और अपने स्टूडेंट्स और व्यूअर्स को, दैट एडवोकेट समीर बंसल इज आल्सो अ पैनल एडवोकेट इन DLSA, and he is having a panelment of family panel. Yes. So he is practicing in Karkaduma court. Yes. तो इनके पास अपने कई सारे फैमिली मैटर्स हैं, उसके साथ साथ फैमिली मैटर्स होने के साथ साथ, क्योंकि आपको पता है फैमिली मैटर्स बहुत प्रॉब्लम्स आती है, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, क्लाइंट्स आर कॉलिंग ईच एवरी टाइम, right, and he will be again counseling them, and he has to prepare for his exams. तो ये क्वेश्चन भी मैं आके आपसे पूछूंगा कि ये प्रैक्टिस के साथ साथ आपने कैसे अपनी तैयारी जारी रखी, है ना? तो अच्छा, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि हाउ मेनी आवर्स यू हैव स्पेंट और यू वर गिविंग टू योर प्रिपरेशन? सर, द रियलिटी इज, मेरा ना एज सच कुछ टारगेट नहीं होता था, बट यस, पढ़ते पढ़ते आई एम एविड रीडर, और मैं पढ़ने बैठता हूँ तो आई स्टडी फॉर द डेज। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे दिन पढ़ता हूँ, मतलब मैं सुबह बैठता हूँ और फिर खाना वगैरह खाने के लिए जो असेंशियल चीज़ें होती हैं उनके लिए जनरली उठता हूँ, और मैं थ्रू आउट पढ़ता रहता हूँ सर, क्योंकि टाइम भी थोड़ा कम ही बचा था, 2 महीने बचे थे, तो सर मैं तकरीबन पढ़ता था। और अगर इसको आप आवर्स में देखें तो अप्रॉक्सीमेटली आप एवरेज आउट कर सकते हैं 8 से 9 घंटे मैं अपने मित्रों के साथ, पर्टिकुलरली मिस्टर सलील शेखर के साथ पढ़ता था। 8 से 9 घंटे आप कंबाइंड स्टडीज करते थे? यस। तो अगर आपकी सेल्फ स्टडी भी लगाऊं तो 12 घंटे आप ऑन एन एवरेज निकालते होंगे? तकरीबन सर आप कह सकते हैं 12 घंटे। यस सर, बाय एंड लार्ज। ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज़, जैसे लोग बोलते हैं कि सर मेरे को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, मेरे शाम में पढ़ना अच्छा लगता है, तो आपका इसमें क्या सजेशन है? सर आई एम नाइट आउट। अच्छा, नाइट आउट। मैं 4 बजे तक पढ़ता था। एक पर्टिकुलर चीज़ जो मैंने करी थी सर,
मैंने सबसे पहले मैं घड़ी निकाल के फेंकता हूँ। वॉल क्लॉक नहीं होनी चाहिए, एंड आई डू पर्सनली मीन इट। अगर आपको घड़ी दिख रही है तो आपको लग रहा है 3 बज गए 4 बज गए, तो आपके टारगेट पूरे नहीं होते। तो जब मैं सेल्फ स्टडी वगैरह किया करता था रात को अपने दोस्त के घर से आने के बाद, तो मैं देखता ही नहीं था टाइम क्या हो रहा है, भले ही वो सुबह के 4 बज रहे हो 5 बज रहे हो, आई एम लीस्ट कंसर्न अबाउट इट। ओके समीर, आपने एक अभी टारगेट की बात करी, तो वर देयर एनी अदर टारगेट्स कि जो आप अपने आप को देते थे कि मुझे आज 200 क्वेश्चंस करने हैं, मुझे आज 400 क्वेश्चंस करने हैं, तो आप अपने थोड़ा इसके क्वेश्चन एमसीक्यूज की स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा बताइए। सर अगर अलाउ करें तो छोटा सा इंसिडेंट बताऊं। यस प्लीज। मैंने चौथे अटेम्प्ट में सिविल सर्विस का मेंस लिखा था। मेरे पीछे एक लड़के बैठे थे, एक भाई साहब बैठे थे, मिस्टर अमित कुमार, और वो डॉक्टर हैं, ही इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन नाउ। तो उनका तीसरा अटेम्प्ट में दूसरी बार वो मेंस लिख रहे थे, और ही वाज स्कोरिंग अप्रॉक्सीमेटली 30 मार्क्स अबव देन माइन। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसे कैसे, मैं भी बहुत पढ़ता था, आई वाज अ स्टूडेंट। तो उन्होंने कहा था कि मुझे केवल और केवल PYQ किया था समय। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे अपनाई थी। मैंने कोई मॉक नहीं लगाया था, कुछ भी नहीं किया था, केवल जो आपने क्वेश्चंस दिए थे वो करे थे, और वो भी आपने तब मुझे दिए थे जब मैं PYQs अपने कंप्लीट कर चुका था। ओके। तो जैसे अभी, और आपने जो मुझे PYQ के वो दिए थे, क्या बोलते हैं, जो न्यू क्रिमिनल लॉज अमेंडेड हुए हैं, जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं, तो उसमें जो एडिड पोर्शन था आपने बेसिकली उसके जो बना के दिए थे, तो दोज हेल्प मी एक्चुअली। ओके, सो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स रिवीजन? आप रिवाइज कैसे करते हैं? सर रिवीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द फंडामेंटल थिंग इन क्लियरिंग एन एग्जाम, क्योंकि कोई लाभ नहीं है अगर मैं आज पढ़ रहा हूँ कल मैं भूल रहा हूँ। तो जो मेरा बेसिक क्राइटेरिया, जो फंडामेंटल रूल्स जो मैंने सेट कर रखे हैं, अगर मैंने आज कुछ पढ़ा है तो बिफोर आई स्टार्ट रीडिंग फॉर टुमारो आई मेक श्योर दैट आई एम फर्स्ट रिवाइजिंग व्हाट आई हैव स्टडीड यस्टरडे। तो दिस इज द रिलीजियस थिंग फॉर मी कि अगर मैं नए दिन पे कुछ और एडिशनल में पढ़ रहा हूँ तो मैं पीछे का रिवाइज करूँगा ही करूँगा, ऐसा संभव ही नहीं है कि ना करूँ, क्योंकि सब वरना याद नहीं हो पाती इतनी सारी चीज़ें। दिस इज व्हाट डू आई फील लाइक, इसलिए मेरी स्पीड स्लो होती थी पढ़ने की। ओके, तो आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स व्हिच जनरली स्टूडेंट्स और द कैंडिडेट्स मेक? So the general mistakes that are made by the candidates while preparing for the competitive exam, which I also did in the first 7 attempts, 6 for the civil services and 1 for the judiciary, it's a lack of revision and lack of making the questions, lack of revision in the terms of revising the whole syllabus and also doing the mock papers or the PYQs. ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे कि जब आपने 2023 में वाज योर लास्ट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन व्हिच यू हैव अपीयर्ड, राइट, एंड देयर यू डिसाइड कि अब मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए, देन फिर आपको लगा कि मुझे थोड़ी कोचिंग भी देखनी चाहिए, तो व्हाट वाज योर थॉट ऑफ जॉइनिंग अस, व्हाई ओनली अस? सर जब मैंने सिविल सर्विस की अपनी मेरी तैयारी जब खत्म हो गई थी, एग्जाम खत्म हो गए थे, तो आई वॉज वेरी वीक ऑन द कंसेप्ट, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द क्रिमिनल लॉज। सो व्हेन आई यूज्ड टू गो टू द कोर्ट आई यूज्ड टू फाइंड माई सेल्फ एज नथिंग बट जस्ट अ डम गाय, so who used to sit there and just ask from the colleagues or the other learned advocates what to do in certain situations, and whatever they used to guide me I used to do that. Sometimes I used to get the scores from the honorable presiding officers. So जब तो मैंने फिर फाइनली सोचा कि I must get hold on to the criminal laws, तो मैंने अपने एक मित्र से बात करी थी सर, वो उन्होंने APO निकाला था यूपी का, और उन्होंने आपको रिकमेंड किया था बिकॉज ही वॉज योर स्टूडेंट, सो नाउ ही इज वर्किंग एज द APO इन यूपी सर, और जो कि मेरे निकट थे उन्होंने रिकमेंड किया, तो देयरफॉर आई वेंट फॉर द MLA सर। एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन आफ्टर जॉइनिंग अवर बैच? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट फर्स्ट इंप्रेशन का तो याद नहीं, लेकिन ओवरऑल इंप्रेशन याद है। अच्छा, ओवरऑल इंप्रेशन सर ये है कि कई अकेडमीज में, जैसे मैं आपसे पहले भी मैं औरों में गया था लेकिन केवल बात करने के लिए, तो वहाँ पे स्टूडेंट से मुझे जानने को मिला कि वंस यू गो आउट तो बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहता टीचर्स और स्टूडेंट में। तो दिस इज द थिंग विच आई फाउंड टू बी टोटली मिसिंग इन यू, एंड आई एम हैप्पी दैट दैट वाज मिसिंग इन यू, क्योंकि आपके और हमारे और स्टूडेंट्स के बीच में एक अच्छा कनेक्ट हमेशा से रहा है। जब बाहर हम चले गए, हमारा जब कंप्लीट हो गया था, तो उसके बाद में टीचर्स जो है काफ़ी कोऑपरेटिव अगर होते हैं तो बेहतर रहता है सर। तो आपको
क्या अपने आप में ऐसा चेंज नजर आया आफ्टर कंप्लीटिंग आवर कोर्स? What change you have noticed? Sir, I had made my fundamentals quite strong by that time. So when I used to appear before the court, I was confident at that particular point of time, sir. अच्छा, एक और क्वेश्चन, जब आपने अपना CBI PP का एग्जाम दिया 11th of January को, जब आपने क्वेश्चन पेपर देखा, तो what was your reaction after looking that question paper on the face of it? सर यहाँ पर मैं कहूँगा कि मेरा थोड़ा सा प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है वो मेरे काम आया था. सर the answer booklet was running approximately in 35 pages और हमें 120 मिनट मिलते हैं क्लियर करने के लिए, जिसमें पढ़ना भी होता है, सोचना भी होता है और उसके बाद हमें OMR भी भरनी पड़ती है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट जाते हैं. आई एम ए स्लो फिलर, तो मेरे तकरीबन तो 20 मिनट मेरे जाते हैं. तो मुझे 100 मिनट में अगर 35 पेज पढ़ने हैं तो तकरीबन बाय एंड लार्ज लेस देन 3 मिनट पर पेज मिलता है, जिसके अंदर आपके 2 से 3 क्वेश्चन होंगे. तो सर मैं ये समझ गया था कि मुझ पे ज़्यादा समय नहीं होगा दोबारा रिविजिट करने का क्वेश्चन को. तो स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन के बाद आई हैड मेड माई माइंड कि व्हेन आई एम मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द पेपर आई विल मेक श्योर दैट आई डू नॉट कम बैक एंड आई डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन टू बी डन लेटर. आई did not leave any question to be done later. तो मैं पहली अपने स्ट्राइक में मारता चला गया था जितने भी मुझे अपनी लिमिटेड नॉलेज से मालूम था सर, और ईश्वर की दुआ से वो क्लियर हो गया सर. नहीं, लिमिटेड नॉलेज तो नहीं है, यू हैव प्रिपेयर्ड वेल एंड यू हैव एक्सेल्ड आल्सो इन दिस एग्जाम एंड यू आर विद अस टुडे आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड, राइट? अच्छा, तो एक और चीज़ मुझे आप बताइए दैट दिस क्वेश्चन वाज 120 एंड 2 आवर्स, 2 घंटे थे, 120 क्वेश्चंस थे. तो आपने डिसाइड करा कि मैं सिर्फ एक ही रीडिंग लूँगा, उसके बाद आई विल नॉट रीड बिकॉज उसका टाइम नहीं है. तो वेदर यू वाज देयर एनी क्वेश्चन व्हिच यू हैव लेफ्ट आउट ऑफ बिकॉज ऑफ टाइम, कि समय कम था इसलिए आप कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ऐसा हुआ आपके साथ? सर एक्चुअली ऐसा था कि मैं तकरीबन जोन वो एलिमिनेट करता था. अगर मैं कहीं पे 50-50 तक कर पाता था तो मैं आई मेड श्योर कि मैं उसको तभी अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मैं बात के लिए नहीं छोड़ रहा था. जिसमें मैं 1/3 में अटक रहा था कि 3 में से मुझे एक सही लग रहा था, मैं एक एलिमिनेट कर रहा था, उसको मैंने बाद में के लिए छोड़ दिया था. और ऐसे बहुत कुछ क्वेश्चन थे, तो 4-5-6 मान लीजिए सर, इससे ज़्यादा नहीं होंगे आई गेस, उनको मैंने रिविजिट कर पाया था. उसके बाद मैंने पाया कि बेलबुच के पेपर चेंज है. अच्छा, ओके. अच्छा, एक और चीज़ दैट इस क्वेश्चन पेपर में आपको ऐसा लगा कि कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आर सो डिफिकल्ट कि देख के ही इसको करना नहीं है, और अगर है तो ऐसे कौन सा सब्जेक्ट है? सर मेरा कंपनी थोड़ा सा वीक पार्ट था, क्योंकि कंपनी पे मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया था. केवल उतना ही कर पाया था जो आपने मुझे पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी समझाई थी कंपनी को लेके, मैंने केवल वही फॉलो करी थी, उसके अलावा कुछ फॉलो नहीं करी थी. एंड बाय गॉड्स ग्रेस वो क्लियर हो गया था. तो कंपनी मेरा थोड़ा सा हार्ड था सर, उसको देख के मेरे स्वेट मतलब पसीना छूट गया था सर. I'm sure the question was very difficult. They were very lengthy sir. And difficult and lengthy. You were right. मैंने देखा था question paper and time was very less, 2 घंटे और 120 questions. And अच्छा, एक और question मेरा आपसे इससे आएगा कि आपको क्या लगा, was it the question was based upon the knowledge or was totally based upon the concept clarity? आपका क्या ओपिनियन था इसमें? सर 2015 से जो मैंने मॉक पेपर लगाए थे, मैंने उसमें एक चीज़ जानी कि स्टार्टिंग के ईयर्स में जो पेपर था दैट वाज क्वाइट स्टैटिक इन नेचर. आप अगर देखेंगे तो उसमें देयर वर मैनी क्वेश्चंस, देयर वर सिंपली इफ यू जस्ट नो द सेक्शन नंबर एंड द हेडिंग यू विल बी एबल टू गो फॉर इट. लेकिन सर आफ्टर 2021, ठीक है, जैसे 2021 में उसके 23 में अगर आप देखें तो थोड़ा सा पैटर्न इनका चेंज हुआ था यूपीएससी का. तो उन्होंने कंसेप्चुअल क्वेश्चन थोड़े पूछने ज़्यादा कर दिए थे. इनफैक्ट अगर आप इस बार देखेंगे तो इफ आई एम एबल टू रिकलेक्ट इट प्रॉपर्ली, केवल एक ही क्वेश्चन था जिसमें आपका सेक्शन नंबर पूछा था, उसके अलावा कुछ नहीं पूछा था. क्या वो स्नैचिंग का था जो आप पे गलत हुआ? अनफॉर्चुनेटली यस सर. आपने बताया मुझे कि सर मेरा एक क्वेश्चन था बहुत इजी था, सेक्शन 304 बीएनएस, और मेरा वो गलत हो गया ना. ऐसे कोई बात नहीं बेटा, ये होता है सर, ये मेरा प्रेशर की वजह से हुआ. प्रेशर है, यस. एवरीवन नोस, सी इन एग्जाम एवरीवन नोस द आंसर, बट इट्स ऑल अबाउट द हाउ यू हैंडल द प्रेशर एंड यू हैव हैंडल्ड इट वेरी वेल. Right, you have handled it very well and that is the reason you are here with us. Thank you. And see, अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरा, एक क्वेश्चन नहीं, मतलब ये पूछना चाहता हूँ कि आज जो बच्चा तैयारी करना चाहता है CBI पब्लिक प्रोसिक्यूटर की या CBI AP की या कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, what would you recommend them to do today?
लुक सर, जो अगर हर एक पेपर का जोनर अलग अलग होता है तो हर एक की अलग अलग तैयारी हो सकती है। जैसे अगर आप सीबीआई की बात करें, सीबीआई में बेसिकली जैसे सिविल सर्विस का पेपर होता है, एक पेपर होता है आईएएस आईपीएस आईएफएस सबके लिए, तो यहाँ पर भी एक पेपर होता है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में अलग अलग पोस्ट के लिए, लेकिन वो आपको अलग अलग समय भरने होते हैं। ठीक है, वो एक पेपर आप नहीं भरते हैं, अलग अलग भरने पड़ते हैं। तो जब भी कोई पेपर आ रहा है, आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट द सीबीआई और द यूपीएससी पेपर, जिसमें एबीपी भी होता है दिल्ली का, तो जैसे ही जब कोई पेपर आ रहा होता है तो उनका कंबाइन करा के वो लेते हैं। तो जैसे कोई अगर मान लीजिए अभी आपका एक एविएशन सेक्टर का आया था, वैकेंसी आई थी, तो उसमें अगर एविएशन सेक्टर से आई है तो जो एविएशन से रिलेटेड लॉज है वो उसमें पूछेंगे। ट्रेडमार्क का आया था ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए, तो अब जो पेपर उसमें होगा, अगले वाला जो होगा, तो उसमें उसका पूछेंगे। तो कंपनी है तो उसमें एसएफआई है तो उसमें कंपनी एक्ट पूछेंगे। तो आपको जब पता है कि ये आने वाले हैं तो आप उसकी तैयारी करते हो चलिए। What do I feel like? Having failed 7 times, it was only the perseverance and the persistence that helped me to excel in this exam, sir. तो उस इंसान को धीरे धीरे रोज पढ़ना चाहिए थोड़ा। Very rightly said. It is the perseverance which keeps you motivating it, which keeps you pulling it, which keeps you pushing it, right? एंड अच्छा, एक और अभी इसी बारे में डिस्कशन हो रहा था आपसे, तो आप मुझे बताइए, क्या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या कोई ऐसा टॉपिक विच यू रिमेंबर फ्रॉम आवर क्लासेस? सर, क्लासेस से तो बहुत सारे टॉपिक है जो आई रिमेंबर की डिफिकल्ट, लेकिन जो पर्टिकुलर था वो कॉग्निजेंस सेक्शन आपका 223 वाला, जो कॉग्निजेंस लिया जाता है बीएनएसएस में, और उसके बाद 223 कंप्लेंट की आप बात कर रहे हैं? यस सर, ठीक है। उसके बाद जो सारे जो रिलेटेड आपके सेक्शंस है 225 और 227, सारे जो एंसिलरी आप जो इम्पोर्टेंट सेक्शन, मैं हमेशा से मतलब कंफ्यूज हो जाता था, और स्पेशली जब ये आपका नया वाला प्रोविजन जोड़ा है कि द प्री कॉग्निजेंस हियरिंग इज टू बी गिवन, तो मैं 223 और 225 में हमेशा थोड़ा बहुत कंफ्यूज रहता था। तो उसमें जो आप मुझे कॉग्निजेंस के बारे में बताया था, दैट वाज, आई स्टिल रिमेंबर कि दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग फॉर मी। कॉग्निजेंस very important topic. I also say the same thing in the class. The cognizance is very important. अच्छा समीर, मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या ऐसी कोई चीज़ आपको अभी लगती है कि जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करा तो आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी और कुछ और करके करना चाहिए था, which you could have done differently, would have done differently? Sir, yes, there is one thing जिसको मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया सर, और आगे स्टूडेंट्स जो हुआ या व्यूअर्स, आई वुड रिकमेंड देम कि ट्राई टू डू द पेपर अंडर इंटेंस प्रेशर, क्योंकि आपका जो एक्चुअल सिनेरियो होगा तो यू हैव टू स्टिमुलेट दैट। तो आप अभी घर के लग्जरी में एसी में बैठ के काम कर रहे हैं, आपको 2 घंटे मिल रहे हैं, देयर इज नो प्रेशर अपॉन यू, तो बहुत बेहतर रहेगा जब एक्चुअल पेपर आएगा तो उसमें आपको 2 घंटे तो पता भी नहीं लगेंगे कब में हो गया, और उसमें OMR शीट भी भरनी पड़ेगी। तो एक्चुअल सिनेरियो एकदम सिमुलेट करने की कोशिश करिए, तो इसलिए उसका सबसे बेहतर तरीका है 2 घंटे का पेपर आप 1.5 घंटे में करने की कोशिश करिए। ओके, राइट, ठीक है। तो these were the questions which I believe broadly related to your exam, right? Now let's come to the another stage, that was your interview. तो आप थोड़ा दर्शकों को और हमारे व्यूअर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बताइए कि आपके इंटरव्यू की तैयारी कैसे आपने स्टार्ट करी, क्योंकि रिजल्ट इसका आया था आई बिलीव इन February and the interview was conducted in this month August. Yes sir. So that was a way too long period. Sir, keeping your mental faculties in focus for that much long period is quite a thing, that is quite a task to be actual, to be very real with you. Sir, difficult था ये वाला period, क्योंकि you are always in a hurry कि जल्दी से जल्दी आए और हम उसकी तैयारी करें और क्लियर करें। और जो ये टाइम पीरियड होता है जब आपको स्पेसिफिकली डेट नहीं मालूम होती, तो यू टेंड टू लूज द टच, यू टेंड टू लूज द सब्जेक्ट्स, यू टेंड टू लूज अ परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी नहीं रहती। यही सोचता है इंसान कि जब आ जाएगा, जब डेट आ जाएगी तब हम स्टडी करेंगे सर। लेकिन सर मेरा थोड़ा सा अलग था, मैं ये सोच रहा था कि जब सब लोग जब आलस कर रहे होंगे, जब प्रोक्रास्टिनेट कर रहे होंगे, जब उनको लग रहा होगा देयर इज कि हैव लॉट ऑफ ह्यूज टाइम, तो उस समय में पढ़ रहा था सर। I was very consistent. I still remember you were saying कि सर अभी तो डेट ही नहीं आई है, what should I do? I have my cases, but again I do not want to
lose the connect. तो I also recommended कि बेटा एक सब्जेक्ट एटलीस्ट, ये नहीं कि आप 2-3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ो, बट बी इन टच विद द क्रिमिनल लॉज और द पीसी एक्ट. तो फिर आपने इसको आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करा? सर जैसे पहले मैं जैसे बताया था तकरीबन 8 से 10 घंटे की एवरेज बैठ जाती थी, तो अब मैंने शायद ड्रास्टिक रिड्यूस होगा, लेकिन हाँ मैं 1 से 2 घंटे तकरीबन रोज ऑलमोस्ट पढ़ लिया करता था सर. तो अब ऐसा कोई भी दिन नहीं रहा कि आपने पढ़ाई नहीं करी होगी ड्यूरिंग? आई डोंट थिंक सो सर. मतलब आप यू वर वेरी कंसिस्टेंट विद योर प्रिपरेशन. यस सर. कि आप चाहे कुछ भी हो, नाना करते हुए आप 2-3 घंटे पढ़ लेते. अनलेस सर जब मेरी माता जी की तबीयत खराब हो गई थी, तब मैं उस दौरान थोड़ा सा नहीं कर पाया था, लेकिन ये स्टिल दैट आई अंडरस्टैंड, दैट इज क्वाइट नॉर्मल. ओके, ये Yes. तो होता है, क्योंकि देखो ऐसा भी नहीं है कि हम सारा टाइम पढ़ते रहें, क्योंकि देयर आर थिंग्स व्हिच वी डू नॉट हैव इन आवर हैंड कंट्रोल, राइट? यस सर. ठीक है, ओके. तो अच्छा, आप हमें थोड़ा अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करिए, दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन वर आस्क्ड, एंड कोई ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर आप थोड़ा डगमगाए, और क्योंकि इट वाज योर फर्स्ट इंटरव्यू, so what kind of feeling you were having while waiting for your name to be called in? Sir, as you just asked me what I was feeling when my name was about to be called, I was sitting outside the room. So I was only having one thing in my mind. I was quite nervous, to be very honest with you, and I'm acknowledging the fact that my senses were not working very properly at that particular moment. So how I made my mind full. मैंने ये सोचा उस समय से इंटरव्यू में 3 ही मेंबर्स थे. एक ऑनरेबल मेंबर थे आपके कमीशन के, और 2, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दोज वर द एक्सपर्ट्स जिनके नाम डिस्क्लोज नहीं होते हैं. तो मेरा दिनेश दासा सर का बोर्ड था. तो मैंने ये सोचा सर अपने आप को समझाने के लिए, आई वॉज वेरी टेंस. तो मैंने सोचा यार क्या ही है, 8-10 एक्ट में पढ़ रखे हैं, वो there are just 3 clients of mine who are sitting inside and I need to hit a case with them. तो मैंने exactly यही सोचा था. So you have considered them to be your clients? Yes sir. कि आपको उनसे रिटेनर लेना है? Yes sir. यही सोचा था कि वो मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे उसका आंसर करना है जैसे मैं अपने क्लाइंट से करता हूँ. Okay. So what were the first question, if you remember? Or should I again rephrase my thing that Jesse, the moment you entered, what was the first communication? Sir, जो वहाँ पे दरबान थे उन्होंने गेट खोला, तो I entered with the permission, sir, may I come in? उन्होंने बोला yes, I said thank you sir, and then I went to the chair, nearby the chair, and stood next to it. I said, I wished greetings to all the members. I said good morning sir. तो I still remember sir ने कहा था very good morning sir, please sit down. उन्होंने एक और चीज़ कही थी, वेरी नाइस अपीयरेंस. तो मुझे ऐसा लगता है सर, अब दैट सम पीपल मे टेक नॉट इन अ गुड सेंस, बट आई डू फील लाइक दिस. उस दिन सर मैं नए कपड़े पहन के गया. माई कोट वॉज न्यू, माई शर्ट वॉज न्यू, माई पैंट वॉज न्यू, एवरीथिंग वॉज एब्सोल्युटली न्यू सर. तो मुझे ऐसा लगता है जो आपका गुड वाइब जीवन का इतना इंपॉर्टेंट दिन है जो कि आपका टर्न कर सकता है आपकी लाइफ को, तो व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन दैट. तो मैंने थोड़ी सी अमाउंट इन्वेस्ट करी थी उसके लिए, और मुझे शायद मुझे उसके लिए थोड़ा सा प्रेज मिला था. तो फिर सर ने कहा सिट डाउन, हाउ आर यू. तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. सॉरी टू कट यू इन बिटवीन. आपने बोला आपका दिनेश दासा जी का बोर्ड था? यस सर. एंड सी मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स हैव टोल्ड मी अ डिफरेंट स्टोरी. That Dinesh Dasa sir was very strict, was a person who was not giving any kind of reaction to any answers, and you are saying he has appreciated you. Wonderful. Mr. Sameer? Sir, yes. आपने जब मुझे बताया कि आपके और स्टूडेंट का अच्छा नहीं गया, I was totally taken aback, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो उनके साथ बहुत, आई डोंट नो मेरे कितने नंबर आ रहे हैं इंटरव्यू में. शायद मैं खुद एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि मेरा कैसा गया, हो सकता है मेरी रीडिंग गलत हो. राइट, अभी मार्क्स डिस्क्लोज नहीं करेंगे. लेकिन जब मैं वहाँ पे गया था तो सर वाज वेरी कॉर्डियल विद मी. मैं मुस्कुरा के वहाँ पे अपने आंसर दे रहा था जैसे शायद मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सर, और दे वर ऑल्सो स्माइलिंग समवेयर इन बिटवीन, और बहुत अच्छा सा सब चला था सर. तो पहला क्वेश्चन क्या था आपका, इफ यू केयर टू शेयर? हाँ सर, उन्होंने मुझसे पूछा था, समीर डू यू नो समथिंग अबाउट आर्टिकल 72 and 74? तो 72 is basically about the pardoning powers of the president, and 74 is the council of minister to aid, they shall be council of minister to aid and advise the prime minister, sorry president. तो ये था सर.
उसके बाद इन्होंने मतलब जो सर ने उसके अंदर मुझे पूछा कि इसका रेलिवेंट सेक्शन प्रोविजन बीएनएसएस में क्या है, तो मैंने बताया 72 का जो आपका कोरिस्पॉन्डिंग सेक्शन है 472 तो जो आपसे पार्डन से रिलेटेड है ये वाला फिर बताया। तो उसके अंदर मुझे थोड़ा सा ग्रिल किया कि उसमें क्या नए एडिशंस हुए हैं, और जब मैंने उसको करेक्ट आंसर दे दिया तो दे अप्रिशिएटेड मी। और उसके बाद उन्होंने सर ने मुझसे 360 के बारे में पूछा था, मतलब विड्रॉल पावर, व्हाट आर द पावर्स ऑफ द प्रोसिक्यूटर। तो जब उन्होंने विड्रॉल के बारे में पूछा तो आई हैड टू टेल देम द सेक्शंस, और उसके बाद थोड़े से इंग्रेडिएंट्स बताए थे। और मुझे इस क्वेश्चन पे 360 की पावर में बहुत ग्रिल किया था सर। मुझे तीनों मेंबर्स ने इस पर्टिकुलर chairperson Dasa sir also and the other two expert, they had all three of them had grilled me upon this particular question, sir. Okay. Moreover, sir, they had asked me about the DLSA, since I have been working with the DLSA, so they asked me about the DLSA. Okay. So what were the type of questions? Was it predominantly legal one, or your personality based, or it was mixed of those? Sir, as far as the questions are concerned, those are not truly, मतलब लीगल तो थे ही सर, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम है तो लीगल तो थे ही, लेकिन उसके साथ कुछ आपके करंट अफेयर्स के रिलेटेड थे। सर ने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जो कि कईयों का आंसर को नहीं दे पाया था, तो मैंने If you are able to remember those questions, can you please share? हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा था सर कि suppose there a person who has been declared to be hanged till death, and the moment he is being hanged upon, जल्लाद जो उनको टांगते हैं, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल देम, तो अगर जो नॉट होता है, जो हैंग जब करते हैं तो जो उसका नॉट होता है, अगर वो एट द लास्ट मोमेंट वो टूट जाए तो फिर क्या प्रोविजन है? डू यू रिमेंबर एनीथिंग अबाउट दिस समीर? So I said to the sir, I'm sorry, I have not read about this thing. I have only seen this happening in the movie, sir. So they all smiled. तो यहाँ पे फिर मैंने कहा sir, sorry, I don't know the answer. Then they changed the question, sir. Okay. However, there is a judgment, the Supreme Court judgment. I would suggest कि जो भी हमारे students या viewers हैं, they should write down on the comment कि कौन सी judgment है जहाँ पर ये बोला गया है कि in case अगर not टूट जाती है, खुल जाती है, then what are the consequences, right? Okay, ठीक है। तो क्या उन्होंने situational based questions भी आपसे पूछे? क्योंकि बहुत सारे और कैंडिडेट से भी काफ़ी सारे situational based questions were put up. Yes, sir. There was a situational question, for example, if there is a political pressure upon you to withdraw a case, would you withdraw? That was the major theme was this. Political pressure versus your independent individual discretion to withdraw the case under 360. So what would you go for? How did you react? I said, sir, there are the certain case laws of the Supreme Court which specifically says that this is the independent discretion of the counsel to withdraw the case, and under what circumstances. So they asked me about certain case law with respect to the section 360 of BNSS, not of the CRPC. तो जब मैं आपको 360 बोल रहा हूँ, so that means the BNSS. तो कुछ केस लॉ वगैरह के बारे में फिर बातचीत हुई थी सर. So these were the questions. And what was the most difficult question which you think you could have answered at that point of time, जो आपको अभी लगता है? सर उन्होंने मुझसे पूछा था that what were the major changes that were made in the BNS with respect to the CRPC to be taken into consideration the pardoning power of the president. Pardoning power, okay. तो जो changes थे वो, तो it took me a bit of the time to recollect all those facts. Then I said that वो तो ऐसा कोई सजेशन आप हमारे स्टूडेंट्स को या व्यूअर्स को देना चाहोगे that is the biggest mistake which generally candidates do in the interviews, sir, which they should avoid? Sir, interview is basically a personality test. So they have checked your personality. They have checked that you are good with the law and you have cleared your prelims or the written exam. So whatever that is called, recruitment test basically. So you're good with the law. So they're not here to check your law, sir. They're here to check your personality. How do you deal with the question in particular situation where there might be the pressure on you. अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताओ समीर, how important is your courtroom experience in this examination? क्योंकि आपका courtroom का experience है आपके पास, उसके बाद आपके पुराना experience भी है civil services का,
then you appeared in this CBI public prosecutor and aced in it. So how important, अगर आप मान लो कोर्ट रूम एक्सपीरियंस नहीं होता तो क्या आज सिचुएशन डिफरेंट होती? सर अगर कोर्ट रूम एक्सपीरियंस नहीं होता तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वुड हैव बीन अ फ्रॉड विद द CBI, क्योंकि इसमें 7 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ होता है. ऑल्दो मेरा स्टार्टिंग में ज़्यादा नहीं था, लेकिन स्टिल मेरा पहले साल से ही कोर्ट रूम एक्सपीरियंस था. सर कोर्ट रूम में जाने के बाद यू गैदर कॉन्फिडेंस अंडर द इंटेंस प्रेशर, और आपकी काउंटर क्वेश्चनिंग जब होती है तो यू कैन विदस्टैंड दैट ऑन स्लॉट. तो ये आपको हेल्प करता है आपको एक्चुअल प्रैक्टिस. ओके समीर, मुझे बताओ कि whether your experience as a matrimonial cases, handling cases of matrimonial, तो क्या आपको ऐसा लगा कि that was a disadvantageous to you, क्योंकि there are other candidates who were handling cases related to criminal matters. तो आपको ऐसा कहीं लगा कि you are at the disadvantage and the other are having advantages? Yes sir. पर्टिकुलरली अंडरस्टैंडिंग द BNSS और CRPC, तो जब वो आप प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं तो आपको ट्रायल बाय द मैजिस्ट्रेट, सेशन ट्रायल, और उसमें भी आपका समन केसेस और वारंट केसेस में थोड़ा फ़र्क समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो इसके लिए सर एक बहुत अच्छा तरीका है, जब आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है तो आपका थियोरेटिकल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए. तो आई वॉज हैविंग रिलेटिव कमांड ओवर द प्रोसीजर लॉ, तो इसलिए इतनी कोई खास दिक्कत हुई नहीं. और सर कुछ केसेस में मैं अपीयर भी हुआ था, क्रिमिनल में मैं अपीयर भी हुआ था, आज भी हो रहा हूँ, आज भी होके आया हूँ. तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हल्का सा था, लेकिन स्टिल अगर किसी का एक्सपीरियंस ना हो क्रिमिनल कोर्ट्स का तो उसका थ्योरी एस्पेक्ट एकदम सॉलिड होना चाहिए सर. अच्छा, तो कभी आपको ऐसा लगा कि बस बहुत हो गया, अब मेरे से नहीं हो पा रहा, और अगर ऐसा लगा तो आपने उस वक्त क्या करा? सर ज़्यादा टाइम यही लगता था कि नहीं हो पा रहा. फिर सर एक्चुअली ऐसा होता है, माइंड को जिस तरह से आप मोल्ड करते हैं वो वैसा ही होता है. द वे यू कीप योर कंपनी द वे यू बिकम. तो मैं अपने आप को उन चीज़ों से मोटिवेटेड रखता था, सराउंड रखता था बेसिकली मोटिवेट होने के लिए, जो कि पॉजिटिव, जैसे अक्सर अपने फैमिली के साथ बैठना, खासतौर पर पिताजी के साथ, ठीक है, और मोटिवेटेड वीडियोस देखना कि जो लोग मतलब जैसे माइकल फेल्प्स, ही इज़ द लिविंग लेजेंड ऑफ द ओलंपिक्स, और बहुत सारे इसमें इंडिया में भी हैं लिविंग लेजेंड, सचिन तेंदुलकर सर हैं. तो इनकी भी स्टोरी देख लिया करता था, रील्स आती थी, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता था सर. तो क्या रिएक्शन था आपके फैमिली का जब देखा कि आपका नाम आ गया है समीर बंसल? What was the reaction? So they have seen first time in their life any person in the family to be selected to this honorable and elite service, or that to high journal. So they were literally overwhelmed and they were unable to believe upon their eyes. वंडरफुल समीर. अच्छा चलो, लास्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, कि अगर आप किसी स्टूडेंट को एडवाइस देना चाहोगे जिसको कुछ भी नहीं आता, ही डज नॉट नो एनीथिंग एंड ही वांट्स टू स्टार्ट फ्रेश, सो व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस यू विल गिव? सर दो एस्पेक्ट दूंगा. देखिए जनरली क्या होता है, आप केस लॉ आप सबसे पहले तो बेयर इंपॉर्टेंट होता है, वो पढ़ सकते हैं नो डाउट, लेकिन उसको समझने के लिए मुझे लगता है गुरु की आवश्यकता होती है. तो आपको एक गुरु की आवश्यकता है, भले वो आपके सीनियर्स हो, आपके टीचर्स हो, कोई एकेडमी हो या कुछ भी हो, जो अगर आपको कहीं पर समस्या आ रही है तो वो आपको मदद कर सके बताने. तो ये मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द CRPC, एक बार को और एक्ट्स को अगर कंसीडर ना करे तो चल सकता है, लेकिन CRPC को थोड़ा सा मामला टफ पड़ जाता है. यू नीड टू हैव अ टीचर. तो अगर किसी स्टूडेंट के पास सपोज 6 महीने हैं प्रिपेयर करने के लिए, तो व्हाट एडवाइस यू विल गिव हिम? सर दैट पर्सन शुड एटलीस्ट 2 hours डेली till the time the notification is not out, and the moment the notification is out he should leave most of his non-essential work and sit for the preparation. So what the aspirant should focus more upon, whether the PYQs or the mock test or the bare acts? So basically clearing any exam is a combination of all the things that you yourself have mentioned. So ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ के ही हो जाएगा, पढ़ने के बाद रिवीजन करनी पड़ेगी, रिवीजन करने के बाद अपने आप को टेस्ट करने के लिए PYQs करने पड़ेंगे. तो इट्स अ होल गैमेट ऑफ थिंग्स दैट आर टू बी टेकन टुगेदर. अच्छा तो समीर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा
क्योंकि आपने कई सारे फेलियर्स देखे हैं. You have seen 7 failures in your life, right? And that has been a very disheartening at times. तो आपका उन स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को क्या कहना है जो 2 बार 3 बार 4 बार फेल हो जाते हैं? उनको लगता है कि बस मेरे को कुछ और करना चाहिए और देयर शुड बी अ प्लान बी. व्हाट इज योर एडवाइस टू देम? सर, इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, देन जो कि मेरी प्रैक्टिस थी, मतलब मेरा DLSA था, तो मेरा खर्चा वगैरह थोड़ा सा चल जाया करता था. एंड दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. तो इफ़ यहाँ पे लॉयर से अगर सुन रहे हैं सब, तो दे शुड कीप देयर प्रैक्टिस कंटिन्यू. और जब एग्ज़ाम नियर आ जाए तो फोकस मोर अपॉन द पेपर्स, मोर अपॉन द स्टडीज़, एंड लीव द केसेस टू देयर कलीग्स. तो दे शुड डू दिस थिंग, सर. और अगर आज आपको मौका मिलता है वापस टाइम में जाने का, द डे यू हैव जॉइंड अस महिंद्रा लॉ अकेडमी, व्हाट यू विल से टू योरसेल्फ? I would say that is one of the greatest decisions that I have ever made with respect to joining any coaching center, and I would say to the person at that particular point of time that the good will happen to you. Okay, very good. कोई ऐसी लास्ट एडवाइस जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहोगे? Yes, definitely. जो कि मैंने अपने साथ पाया वो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा. If you're having plenty of time, don't waste it, because once you waste it, you'll find it in very scarce. So you'll have the scarcity of time. So don't waste your time, first of all. Second, कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. और डिस्ट्रैक्शन के आज बहुत सारे और बहुत ईजी सोर्सेज हैं. इफ़ यू आर गोइंग फॉर इट, देन फॉरगेट द एग्जाम्स, क्योंकि कंपटीशन है, बहुत हाई है, बहुत कलाकार और टैलेंटेड लोग बैठे हैं, वो आपको बीट करके पीछे आगे निकल जाएंगे. तीसरी चीज़ कि ऑलवेज कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड. और एक स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही वास करता है. तो मेक श्योर दैट यू एक्सरसाइज डेली, सर. Very rightly said. Very rightly said, Mr. Sameer Bansal. Thank you so much, Sameer Bansal, for giving us so much of time and having faith on us, and very answering all the questions in detail and suggesting to our students and the viewers. And I would like to again say to the students and the viewers that time is very precious. Do not lose or do not waste any second. And one more thing, as Sameer has said, that do not get settled for the 99%. Always aim for the 100%. Because if you are aiming for the 99%, why to lose 1%, right? So do share this video with those students who wants to who will be appearing again for the CBR, PP or the AP for their preparation. Thank you so much everyone for watching it till now. Thank you. Thank you, sir.